इसराइल फिलिस्तीन वॉर मौजूदा समय का एक ऐसा युद्ध है जिसने लाखों लोगों की जानें कुछ ही दिनों के अंदर ले ली हैं। इस युद्ध में अब तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं और उससे भी कई ज़्यादा लोग हमेशा हमेशा के लिए विकलांग हो चुके हैं। मारे जाने वाले लोगों में से सबसे ज़्यादा संख्या बच्चों की और औरतों की है। ये युद्ध इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा युद्ध है जिसमें सिर्फ एक देश का पलड़ा भारी है और दूसरे देश के नागरिकों को अपनी जान की कुर्बानी देकर इस युद्ध की कीमत चुकानी पड़ रही है। इसराइल फिलिस्तीन वॉर में सबसे ज़्यादा जानें फिलिस्तीन में रहने वाले लोगों की जा रही हैं। इस युद्ध में सारे मासूम लोग मारे जा रहे हैं जिनका युद्ध से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन संकट की इस घड़ी में फिलिस्तीनियों के पास एक भी ऐसा लीडर नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पर उनकी आवाज़ उठा सके और फिलिस्तीन की तरफ से इस युद्ध को एक नई दिशा दे सके। लेकिन आज से 1951 साल पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर मैंने 19 साल पहले इसलिए कहा क्योंकि 19 साल पहले फिलिस्तीन के एक बेहद ही महान लीडर यासिर अराफात की वफात साल 2004 में हुई थी। लेकिन यासिर अराफात से पहले फिलिस्तीन का एक और ऐसा महान लीडर था जिसने फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई को एक नया मुकाम देने की भरपूर कोशिश की थी। और साथ ही साथ उस शख्स ने फिलिस्तीन के अंदर एक ऐसी नई विचारधारा को जन्म दिया था जिसने फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई को एक साइंटिफिक अप्रोच दिया था। जी हाँ, ये कहानी है फिलिस्तीन के एक रेवोल्यूशनरी लीडर की जिसका नाम था हसन कनाफनी। हसन कनाफनी को शहीद हुए लगभग हाफ सेंचुरी से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन हसन कनाफनी आज की तारीख में अपने जिंदा रहने से ज़्यादा रेलिवेंट है। हसन कनाफनी फिलिस्तीनी फ्रीडम मूवमेंट का एक ऐसा चेहरा है जिसको इतिहास से कभी भी नहीं मिटाया जा सकता। पूरी फिलिस्तीनी फ्रीडम मूवमेंट में हमें हसन के जैसा रेवोल्यूशनरी लीडर कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। हसन ने फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई को सिर्फ एक नई दिशा ही नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने फिलिस्तीन की लड़ाई के सही महीने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी रखे थे। और हसन की आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि उनके दुश्मनों के दिलों में भी उनके लिए काफ़ी सम्मान था। इसलिए आज ये ज़रूरी है कि हम हसन कनाफनी के बारे में बात करें और सिर्फ बात ही नहीं बल्कि हसन कनाफनी की विचारधारा को भी समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हसन कनाफनी ने खुद बिना एक गोली चलाए इजरायली शोषण के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा था। हसन कनाफनी का जन्म फिलिस्तीन के एक शहर एकर में 8 अप्रैल साल 1936 में हुआ था, जो कि अब इसराइल का एक नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है। हसन के फादर मोहम्मद फैज अब्दुल रज़ाक एक लॉयर थे और हसन के फादर फैज खुद पैलेस्टीनियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के एक एक्टिव मेंबर थे जिन्होंने ब्रिटिश मैंडेट का और उसकी पॉलिसीज का विरोध किया था, जिसमें जूश इमिग्रेंट्स को परमानेंटली फिलिस्तीन की टेरिटरीज के अंदर बसने की मंजूरी दे दी गई थी। इस विरोध के चलते ब्रिटिश सरकार ने कई दफा हसन के पिता फैज को गिरफ्तार किया था और उनको कई बार जेल में भी डाला गया था। ये सब कुछ जब हो रहा था तब हसन काफी छोटे थे, लेकिन वो इतने भी छोटे नहीं थे कि वो समझ ही न पाए कि उनके लोगों के साथ क्या हो रहा है। हसन के घर में शुरू से बगावत वाला और इजरायली ऑक्यूपेशन से आज़ादी पाने वाला माहौल था। उनके घर में पैलेस्टीनियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर्स का काफ़ी आना जाना था और उनके घर में हमेशा इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चाएं हुआ करती थी। हसन के घर में एक ऐसा माहौल हुआ करता था जो कि अमूमन हम लोगों के घरों में नहीं होता है। अब आप लोगों को अंदाजा लग ही चुका होगा कि हसन के अंदर इन सब चीज़ों का सराहना क्वाइट ऑब्वियस था। हसन का काफ़ी बड़ा परिवार था। हसन के 5 भाई थे और उनकी 2 बहनें थीं। कुल मिलाकर हसन के माँ बाप की 8 औलादें थीं, जिनमें हसन तीसरे नंबर के थे। हसन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जफा सिटी के फ्रेंच कैथोलिक मिशनरी स्कूल से की थी, लेकिन साल 1948 में मई के महीने में जब ऑफिशियली पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के अंदर इसराइल को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, तब 15 मई 1948 के दिन 5 अरब मुल्कों ने मिलकर इसराइल पर अटैक कर दिया और अब न्यूली फॉर्म इसराइल और अरब मुल्कों के बीच युद्ध चलने लगा। इस युद्ध की वजह से बहुत सारे फिलिस्तीनी नागरिकों को अपना घर बार छोड़कर दूसरे देशों में जाकर रहना पड़ा। इन नागरिकों में हसन कनाफनी का भी परिवार था। अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देखें तो लगभग 7 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनी लोगों ने फिलिस्तीन को छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में जाकर शरण ली थी। हसन के परिवार ने अपने होम टाउन एगर से 17 किलोमीटर दूर जाकर लेबनान में शरण ली और फिर कुछ वक्त के बाद हसन के परिवार ने सीरिया की कैपिटल डेमस्कस में शरण ली। डेमस्कस में सेटल होने के बाद हसन के परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। हसन के पिता ने डेमस्कस सिटी में अपनी कानून की छोटी सी प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन उससे वो इतने रुपए नहीं कमा पाते थे जिससे पूरे परिवार की परवरिश हो सके। इसलिए हसन और उनके भाइयों ने पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया, जिससे उनको थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प होने लगी। हसन ने काफ़ी कम उम्र में ही डेमस्कस सिटी के प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस वक्त डेमस्कस सिटी के प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाने के लिए कोई खास हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। अगर आपके पास बेसिक एजुकेशन भी है तो आप उसके बलबूते उस वक्त डेमस्कस सिटी के प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ा सकते थे। स्कूल में टीचिंग करने के पैरेलल ही हसन ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करी और इसके बाद हसन ने डेमस्कस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ अरब लिटरेचर में दाखिला लिया। अरब लिटरेचर की स्टडीज़ करने के पीछे हसन के 2 रीज़न थे। पहला तो ये था कि हसन को लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो खुद में ही एक बहुत महान ऑथर थे, और दूसरा रीज़न था
कि गसन की अरबी जुबान पर पकड़ काफ़ी कमज़ोर थी, जिस वजह से गसन के दोस्त उनका काफ़ी मजाक बनाया करते थे। इसलिए गसन अरबी जुबान पर अपनी पकड़ काफ़ी मजबूत बनाना चाहते थे। गसन ने डेमेस्कस में 3 साल पढ़ाई करी, लेकिन 3 साल पढ़ाई करने के बाद डेमेस्कस यूनिवर्सिटी ने उन्हें निकाल दिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी के दिनों तक गसन पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव हो चुके थे और वो अलग अलग मैगजीन्स में अपनी पॉलिटिकल राइटिंग्स पब्लिश करने लगे थे, जिससे डेमेस्कस यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इसलिए डेमेस्कस यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ ने गसन को यूनिवर्सिटी से एक्सपल कर दिया। इसके बाद गसन साल 1956 में कुवैत में अपनी बहन के पास चले गए और वहाँ पर गसन लगभग 6 सालों तक रहे। वहीं पर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई सर्व करी। गसन ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत बेहद ही कम उम्र में कर दी थी। गसन का पॉलिटिकल करियर साल 1952 में शुरू हुआ था, जब गसन हार्डली 14 या 15 साल के थे। असल में डेमेस्कस सिटी में गसन की मुलाकात बाय चांस डॉक्टर जॉर्ज हबास से हो गई थी। डॉक्टर जॉर्ज हबास को उनके साथी अल हकीम के नाम से बुलाया करते थे। डॉक्टर जॉर्ज हबास पैलेस्टीनियन फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए थे और वो पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव हुए थे। गसन की ज़िंदगी में जॉर्ज हबास ने एक बेहद ही क्रूशियल रोल प्ले किया था। जॉर्ज हबास को पूरी तरह से जाने बिना हम गसन कनाफनी के पॉलिटिकल सफ़र को पूरी तरह से कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम डॉक्टर जॉर्ज हबास के लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। जब गसन की जॉर्ज हबास से मुलाकात हुई थी, तब गसन एक प्रिंटिंग हाउस में प्रूफ रीडर का काम किया करते थे। वक्त के साथ धीरे धीरे गसन और जॉर्ज हबास का रिश्ता काफ़ी अच्छा होता गया और फिर जॉर्ज हबास ने गसन को पॉलिटिकल ग्रुप अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट से इंट्रोड्यूस करवाया और गसन ने इमीडिएटली अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। उस वक्त अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा के सभी लोग थे। आप अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट को इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले की कांग्रेस पार्टी से कुछ हद तक कंपेयर कर सकते हैं। जैसे उस वक्त कांग्रेस में सभी आइडियोलॉजी के लोग थे, ठीक उसी तरह अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट में हर तरह के लोग थे। असल में गसन को बचपन से ही लिटरेचर पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था, इसलिए अपने इसी शौक के चलते गसन सोवियत राइटर्स के लिटरेचर पढ़ा करते थे, जिसकी वजह से गसन अपने बचपन से ही मार्क्सवाद और लेनिनवाद से परिचित थे। और ये सोवियत लिटरेचर पढ़ने का शौक ऐसा पहला वाक्य था गसन की जिंदगी में, जिसने उनके और मार्क्सवाद और लेनिनवाद के बीच के बर्फ को तोड़ने का काम किया था। गसन कनाफनी जब कुवैत में अपनी बहन के पास थे, तब ये दूसरा वाक्य था जब गसन का इंट्रोडक्शन फिर से मार्क्सिज्म और लेनिज्म से हुआ था। असल में गसन की बहन की शादी साल 1952 में एक प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट लीडर से हुई थी और गसन के ऊपर अपने बहनोई की विचारधारा का काफी असर हुआ था। वहीं कुवैत में गसन जिन 6 हम उम्र साथियों के साथ रहा करते थे, वो भी कम्युनिस्ट माइंडसेट से ताल्लुक रखते थे और वो 6 लोग एक कम्युनिस्ट ग्रुप भी फॉर्म कर रहे थे। इसलिए गसन ने उनसे प्रभावित होकर मार्क्सिज्म और लेनिज्म को और भी अच्छे से पढ़ना और समझना शुरू कर दिया। लेकिन अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़े होने की वजह से गसन पूरी तरह से मार्क्सवाद और लेनिनवाद को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट में भले ही सभी विचारधारा के लोग थे, लेकिन इसके बावजूद भी अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट में इस्लामिक राष्ट्रवाद की ज्यादा पकड़ थी। साल 1960 में गसन कुवैत से बैरूत शिफ्ट हो गए और वहां पर उनकी मुलाकात डेनिश सोशल एक्टिविस्ट एरी होवर से हुई। असल में एरी होवर मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीनी संघर्ष को समझने के लिए आई हुई थी। जब एनी को फिलिस्तीन को लेकर गसन के विचारों के बारे में पता चला, तो एनी गसन के विचारों से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई। फिर गसन और एनी ने एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में बन गए और आखिरकार साल 1961 में गसन और एनी ने एक दूसरे से शादी कर ली। गसन और एनी को इस शादी से 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की, जिनके नाम थे फैज और लैला। साल 1967 में जॉर्ज हबाश ने पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन नाम की एक पार्टी बनाई, जो कि अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट की एक फिलिस्तीनी ब्रांच थी। लेकिन PFLP की विचारधारा अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट से काफ़ी अलग थी। जैसे अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट का सेंटर ऑफ थॉट इस्लाम था, वही PFLP का सेंटर ऑफ थॉट मार्क्सवाद और लेनिनवाद था। PFLP की लीडरशिप भी अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट से काफ़ी अलग थी, जिससे प्रभावित होकर गसन अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट को छोड़कर हमेशा के लिए PFLP में आ गए थे। गसन ने पर्सनली आगे आकर फ्रंट ज्वाइन किया था, क्योंकि उनका मानना था कि फ्रंट एक पार्टी के रूप में फिलिस्तीन के मुद्दों को अच्छे से उठा सकता है और गसन को लगता था कि वो अपना फ्यूचर विजन फ्रंट के थ्रू दुनिया के सामने रख सकते हैं। गसन शुरुआत से एक बगावती नेचर वाले इंसान थे। जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तब उनका शोध का विषय था रेस एंड रिलीजन इन ज़ायनिस्ट लिटरेचर, जिसकी वजह से उनको यूनिवर्सिटी से एक्सपल कर दिया गया था। अपने इसी रिसर्च को गसन ने साल 1967 में पूरा किया था। PFLP में आने से पहले गसन ने अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट के न्यूज़पेपर अल राय में एडिटर की पोस्ट पर काम किया था। जब साल 1960 में जॉर्ज हबाश के कहने पर बेरूत आए, तब उन्होंने अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट के मुखपत्र अल हुरिया में एडिटर की पोस्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। साल 1962 में कुछ वक्त के लिए गसन को अंडरग्राउंड जाना पड़ा था, क्योंकि उनके पास अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिस वजह से कुछ वक्त के लिए वो बेरूत में एक स्टेटलेस पर्सन बनकर रहे हैं। फिर उसी साल गसन फिर से बाहर आए और उन्होंने इस बार नेसेरिस्ट न्यूज़पेपर
अल मुहर्रिर के लिए एडिटिंग का काम करना शुरू कर दिया, जिसका मतलब होता है डिलिब्रेशन। गसन अल मुहर्रिर के वीकली एडिशन फलस्तीन की एडिटिंग का काम किया करते थे। इसी के साथ गसन ने एक और नजरिस न्यूज़पेपर की एडिटिंग का काम करना शुरू कर दिया था, जिसका नाम था अल अनवर। और अल अनवर का मतलब होता है द इल्यूमिनेशन, मतलब कि उजाला। गसन अल अनवर की सिस्टर पब्लिकेशन असैयद में भी एडिटर की पोस्ट पर काम किया करते थे, जो कि एक मैगजीन के रूप में पब्लिश हुआ करती थी। जब गसन ने साल 1967 में PFLP को ज्वाइन किया, तब उन्होंने अल अनवर से इस्तीफा दे दिया और वो अब PFLP की वीकली मैगजीन अल हदफ को एडिट करने का काम करने लगे थे, जिसका मतलब होता है दी गोल, यानी कि लक्ष्य। PFLP की जो असल विचारधारा थी वो पूरी तरह से मार्क्सवाद और लेनिनवाद पर बेस्ड थी, और वो मार्क्सिज्म और लेनिज्म के थ्रू ही फिलिस्तीन की समस्या को हल करने पर विश्वास करते थे। एक तरह से ये साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे कुछ ही सालों में गसन का माइंडसेट पैन अरब नेशनलिज्म से शिफ्ट होकर पूरी तरह से रेवोल्यूशनरी पैलेस्टीनियन स्ट्रगल में बदल गया था। और सच में ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। भले ही गसन को लोग पॉलिटिकल थिंकर, मिलिटेंट और जर्नलिस्ट के तौर पर जानते हो, लेकिन असल में गसन एक स्पष्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटर थे। गसन का लिटरेरी स्टाइल बहुत ही ज्यादा उम्दा था। वो अपनी कहानियों में एक तरह का फ्लैशबैक इफेक्ट इस्तेमाल किया करते थे, जिसमें वो नैरेटिव वॉइसेस की वाइड रेंज का इस्तेमाल किया करते थे। अरेबिक लिटरेचर के एक्सपर्ट और क्रिटिक यहाब शैलबैक और फैसल दर्राज के अकॉर्डिंग गसन अपनी कहानियों के कैरेक्टर को सिंपलिस्टिक डुअलिज्म के जाल में बुनकर एक बुरे ज़ायनिस्ट को एक अच्छे और पीड़ित फिलिस्तीनी के रूप में डिफाइन किया करते थे, जो कि फिलिस्तीन की समस्या को उचित रूप में रीडर के सामने लाती थी। गसन अपनी कहानियों में एक ऐसे कशमकश को रचा करते थे जो कि फिलिस्तीन से आने वाले अलग अलग लोगों की कहानियों को बयां किया करता था। गसन ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने फिलिस्तीनी राइटिंग्स के संबंध में पहली बार रेजिस्टेंस लिटरेचर की धारणा को इंट्रोड्यूस किया था। गसन की कहानियों में एक बगावत हुआ करती थी, जिसमें बार बार बताने की कोशिश की जाती थी कि एक ताकतवर और कमजोर के बीच कभी भी समझौता नहीं हो सकता है, और अगर कमजोर को ताकतवर से जीतना है तो उसको अपने हक के लिए हथियार उठाने ही पड़ेंगे और उनको अपनी एक आर्मी बनाकर ताकतवर के खिलाफ युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। इन सारी बातों को वो फिलिस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में लिखा करते थे, क्योंकि गसन का मानना था कि बिना वॉयलेंस के फिलिस्तीन की समस्या का कोई समाधान नहीं है। गसन कहते थे कि जब वो रिफ्यूजी कैंप में काम करते थे तो उन्हें वहाँ पर मौजूद बच्चों की आंखों में जो दर्द दिखाई देता था, वो दर्द उन बच्चों की कहानियां बयां किया करता था, और उन बच्चों की कहानियों को उन्होंने कलम के जरिए अपनी राइटिंग्स में उतारना शुरू कर दिया था। गसन ने साल 1962 में अपनी एक नॉवल पब्लिश करी थी, जिसका नाम था रिजल फिया शम्स, जिसका अंग्रेजी में तर्जुमा बनता है मैन इन द सन, यानी कि आदमी सूरज में। गसन की इस नॉवल को मॉडर्न अरेबिक फिक्शन में बहुत ही ज़्यादा एडमायर किया जाता है, और इस नॉवल को रेलिवेंट टॉपिक्स पर सबसे ज़्यादा कोट भी किया जाता है। गसन की इस नॉवल में नकबे के वक्त की उन परेशानियों को उजागर किया गया है जिनसे उस वक्त के आम फिलिस्तीनी को दो चार होना पड़ रहा था। मैन इन द सन में फिलिस्तीनियों के हार के बाद की निराशा, सहनशीलता और पॉलिटिकल करप्शन को बेहद ही खूबसूरती के साथ बयां किया गया है। फिर साल 1966 में गसन ने अपनी एक और नॉवल पब्लिश करी, जिसका नाम था मा तबक्का लकुम, जिसका अंग्रेजी में तर्जुमा होता है ऑल दैट्स लेफ्ट टू यू, यानी कि सब कुछ तुम पर छोड़ दिया गया है। इस नॉवल में दो भाई बहन की कहानी दिखाई गई है, जिनका नाम होता है मरियम और हामिद। ये दोनों भाई बहन अनाथ होते हैं, क्योंकि 1948 के फिलिस्तीन और इसराइल की लड़ाई में इन दोनों के पिता मारे जाते हैं और इनकी माँ इनसे बिछड़ जाती है। इस नॉवल में जो हामिद और मरियम होते हैं, उनके पिता मरने से पहले इन दोनों से कहते हैं कि जब तक फिलिस्तीन इसराइल के खूनी पंजों से आज़ाद नहीं हो जाता है, तब तक तुम दोनों शादी मत करना। इस कहानी में भी फिलिस्तीन के हक को सबसे ऊपर रखकर रिश्तों के बीच के संघर्ष को बेहद ही खूबसूरती के साथ सच के धागों में पिरोया गया है। गसन की इस नॉवेल ने साल 1966 में ही लेबनीज लिटरेरी प्राइज जीता था। इसी तरह गसन ने अपनी कई राइटिंग्स लिखी, जैसे कि 1970 में उमसान, जिसमें गसन ने अपनी लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की एक छोटी सी झलक दिखाई है। इस कहानी में एक माँ अपने बेटे को आज़ादी की लड़ाई के लिए हथियार उठाने के लिए एनकरेज करती है, जिसमें उसका बेटा अपने पूरे होशो हवास में एक फिदायीन बन जाता है, ये जानता हुआ कि जिस जिंदगी की तलाश में वो निकला है वही जिंदगी उसको मौत की तरफ ले जाएगी। गसन ने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत सारे छोटे बड़े आर्टिकल्स और कहानियां लिखी थी, जिसमें सिर्फ एक ही मांग थी, और वो थी फिलिस्तीन की आज़ादी। गसन ने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत के नाम करते थे। गसन इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली थे कि अगर वो चाहते हैं तो आराम से अमेरिका या फिर रूस में रहकर चैन की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन गसन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना और अपना जीवन उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे पवित्र आदर्श को हासिल करने में लगा दिया। गसन ने साल 1970 में ऑस्ट्रेलियन टीवी जर्नलिस्ट रिचर्ड कार्ल्टन को बेरूत में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने अपने विजन को रिचर्ड कार्ल्टन के सामने बड़ी सहजता के साथ रखा था, और उन्होंने अपने विजन को भी बेहद साफ तरीके से रखते हुए अपनी बात कही थी। मैं यहाँ पर उनका इंटरव्यू प्ले करने जा रहा हूँ, जो कि अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन मैंने उनके इंटरव्यू की हिंदी में खुद से डबिंग की है, क्योंकि ऐसे बहुत से व्यूअर्स होते हैं जिनकी अंग्रेजी पर पकड़ थोड़ी सी कमज़ोर होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो में जो भी बातें होती हैं वो मेरे व्यूअर्स को साफ साफ समझ में आनी चाहिए। आई होप
मैंने डबिंग अच्छे से किया है और आप लोग इंटरव्यू में कही गई बात को अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे मुताबिक दुनिया का इतिहास हमेशा उन कमज़ोर लोगों का इतिहास होता है जो ताकतवर ताकतों से लड़ते हैं। कमज़ोर लोगों का युद्ध उन ताकतवर लोगों से होता है जो कमज़ोर लोगों का शोषण करते हैं, क्योंकि ताकतवर के पास कमज़ोर को दबाने के लिए ताकत होती है जिसका इस्तेमाल वो कमज़ोर को दबाने के लिए ज़रूर करता है। अब हम हाल के हफ्तों में जॉर्डन में चल रहे युद्ध के बारे में बात करते हैं। युद्ध की एक साइड में आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। इस युद्ध से आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या हासिल किया? एक चीज़ है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं और वही काफ़ी है। फ़िलिस्तीन के ये लोग लड़ते हुए मरना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय चुपचाप हारने के। हमने ये साबित करने में सफलता हासिल की है कि राजा गलत हैं। हमने साबित करने में सफलता हासिल की है कि ये देश तब तक लड़ता रहेगा जब तक हमें जीत हासिल नहीं हो जाती। हमने हासिल किया है कि हमारे लोग कभी भी हराए नहीं जा सकते। हमने इस दुनिया में हर व्यक्ति को ये सिखाने में सफलता हासिल की है कि हम एक छोटे से बहादुर देश हैं जो दुनिया द्वारा हमें इंसाफ देने में नाकामयाब रहने के बाद अपने लिए इंसाफ पाने के लिए खून की हर आखिरी बूंद से लड़ने जा रहे हैं। और यही हमने हासिल किया है। हमें ऐसा लगता है कि सिविल वॉर बिना किसी नतीजे का है। ये कोई सिविल वॉर नहीं है, ये लोग हैं जो खुद को उस फासिस्ट सरकार के खिलाफ डिफेंड कर रहे हैं जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि किंग हुसैन के पास एक दूसरा पासपोर्ट है। ये कोई सिविल वॉर नहीं है या फिर विवाद है। ये कोई विवाद नहीं है, ये एक आज़ादी की लड़ाई है जिसको इंसाफ के लिए लड़ा जा रहा है। खैर, इसे जो भी कहा जाए, यह जो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वही है जहाँ से असल समस्या शुरू होती है। ये वही है जहाँ से आपको अपने हर सवाल का जवाब मिलता है। इसलिए वही है जहाँ से हर समस्या शुरू होती है। ये वही लोग हैं जिनका शोषण हुआ है और यही लोग अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। यही पूरी कहानी है। अगर आप कहेंगे कि एक सिविल वॉर है तो आपके सारे सवाल न्याय संगत हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि एक विवाद है तो ये बिल्कुल एक चौंका देने वाली बात है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसराइलियों से शांति वार्ता क्यों नहीं करती? तुम्हें नहीं पता कि शांति वार्ता क्या होती है। तुम आत्मसमर्पण की बात कर रहे हो। आप सिर्फ बात करके क्यों नहीं देखते हैं? बात करें, लेकिन किससे? इजरायली लीडर से बात करें। ये एक तरह से तलवार और गर्दन के बीच बात करने जैसा है। अगर कोई तलवार और बंदूक हो ही ना तो फिर क्या बात करेंगे? नहीं, मैंने कभी भी एक कॉलोनियलिस्ट के और एक राष्ट्रीय आज़ादी आंदोलन के लोगों के बीच बात होती हुई नहीं देखी है। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या आप सिर्फ बात क्यों नहीं करते हैं? किस बारे में बात करें? ना लड़ने की संभावना को लेकर बात करें। ना लड़ें, लेकिन किसके लिए? मतलब किसी भी चीज़ के लिए ना लड़ें। जवान लोग किसी ना किसी चीज़ के लिए लड़ते हैं और वो किसी ना किसी चीज़ के लिए लड़ना भी रोक देते हैं। इसलिए तुम हमें नहीं बता सकते कि हमें लड़ना चाहिए कि नहीं, और अगर हमें रुकना चाहिए तो क्यों? आपको लड़ना रोक देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह आपको लड़ना रोक देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से मौतें हो रही हैं, मुसीबत आ रही है और तबाही हो रही है। किसकी मुसीबत, तबाही, दर्द और परेशानियाँ? फ़िलिस्तीनियों की, इजराइलियों की और अरबों की। फ़िलिस्तीनी लोग जिन्हें अपनी जगह से बेदखल करके कैंप्स में फेंक दिया गया, उन्हें भूखा रखा गया, 20 सालों से उन्हें मारा जा रहा है, और यहाँ तक कि उन्हें खुद को फ़िलिस्तीनी तक नहीं बुलाने दिया जाता। कम से कम ये मरने से तो बेहतर है। तुम्हारे लिए ये बेहतर हो सकता है, लेकिन हमारे लिए बेहतर नहीं है। हमारे लिए अपने देश को आज़ाद करवाना ज़्यादा बेहतर है। हमें गरिमा चाहिए, इज्जत चाहिए और अपने लिए इंसानी अधिकार चाहिए। ये उतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदगी खुद में। आप किंग हुसैन को फासिस्ट कहते हैं, जो कि उन अरब लीडर्स में से हैं जिनके आप खिलाफ हैं। हमें लगता है कि अरब सरकारें दो तरह की हैं। कुछ को हम प्रतिक्रियावादी कहते हैं, जो कि पूरी तरह से साम्राज्यवादियों से मिले हुए हैं, जैसे किंग हुसैन, जैसे अरब की सरकार, जैसे मोरक्को की सरकार, जैसे ट्यूनीशिया की सरकार। और फिर दूसरी तरह की अरब सरकारें हैं जिनको हम मिलिट्री पैटी बुर्जुआ सरकारें कहते हैं, जैसे सीरिया, इराक, इजिप्ट और जूलियन। बात के अंत में हम हवाई जहाज़ की हाईजैकिंग की बात पर वापस आते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी एक भूल थी? हमने उनकी हाईजैक करके कोई गलती नहीं करी। हमने आज तक जितने काम किए हैं उनमें से ये सबसे सही काम था।
वहीं इसराइल गसन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। इसराइल की दुश्मनी गसन से इसलिए नहीं थी कि वो लोगों को हथियार उठाकर लड़ने के लिए अनकरेज किया करते थे, बल्कि इसराइल उनसे इसलिए नफरत किया करता था क्योंकि गसन के पास एक विचारधारा थी, और वो विचारधारा इतनी ज्यादा ताकतवर थी जिसकी तूती पूरी दुनिया में बोल रही थी। गसन ने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी गोली नहीं चलाई, बल्कि गसन का सबसे बड़ा हथियार था उनका बॉल पेन और कागज। गसन ने अपने इसी हथियार की बदौलत पूरी दुनिया में फिलिस्तीन की दूरदर्शी की तस्वीर पहुंचा दी थी, और गसन की इस हरकत से इसराइल बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि जो फासिस्ट ताकतें होती हैं, ये लोगों के क्रांतिकारी विचारों से बहुत ही ज्यादा घबराते हैं। जब कोई इंसान कोई ऐसा विचार लेकर आता है जो दुनिया के सभी शोषित पीड़ित लोगों को एकजुट करने का काम करता है, उससे फासिस्ट ताकतें बहुत ही ज्यादा घबराती हैं। इसराइल में जो सत्ताधारी दल हैं, असल में वो भी काफी हद तक फासिस्ट हैं, और वो लोग ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जो कि असल में कुछ और नहीं है बल्कि हिटलर की नाजीवादी विचारधारा का एक सिनोनिम है, यानी कि एक पर्यायवाची है। इसराइल गसन के विचारों से इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि इसराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद गसन को मर्डर करने के लिए प्लान बनाने लगी थी, और इसी कड़ी में आगे चलकर मोसाद ने 8 जुलाई 1972 के दिन बेरूत में गसन और उनकी 17 साल की भतीजी लमीस नजीम की हत्या कर दी। असल में गसन की हत्या करने के पीछे मोसाद ने इतना बचकाना कारण दिया था जिसको पचा पाना मेरे बस के तो बाहर है। मोसाद के अकॉर्डिंग 30 मई 1972 के दिन लॉर्ड एयरपोर्ट, जिसको आज की तारीख में बैन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तेल अवीव के पास है, उसमें जापानीज रेड आर्मी के 3 हाईजैकर्स ने 18 लोगों को मार दिया था और 80 लोग उस हादसे में घायल हो गए थे। इसराइल के अकॉर्डिंग इस हमले को करवाने में पीएफएलपी के एक्सटर्नल विंग का हाथ था, और गसन के फोटोज रेड आर्मी के एक मेंबर के साथ भी थे जिसने लॉर्ड एयरपोर्ट में वो कत्ले आम किए थे। लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि गसन पीएफएलपी के प्रवक्ता थे, उनका ऐसे ऑपरेशन से कोई भी खास लेना देना नहीं होता था। लेकिन मोसाद का क्या था, उसको तो किसी भी तरह से बस गसन को खत्म करना था, और लॉर्ड एयरपोर्ट मैसेकर को मोसाद ने एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया। और 8 जुलाई 1972 के दिन गसन की ऑस्टिन 1100 कार में मोसाद के एजेंट्स ने एक 3 किलो का प्लास्टिक बॉम्ब लगा दिया, जिसको उन्होंने इग्निशन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही गसन अपनी कार में बैठे और उन्होंने इग्निशन ऑन किया, वैसे कार में लगा बॉम्ब एक्टिवेट हो गया और तुरंत ही वो बॉम्ब फट गया। मौके पर ही गसन और उनकी 17 साल की भतीजी लमीस नजीम के जिस्म के चीथड़े उड़ गए, और इस तरह एक क्रांतिकारी को फासिस्ट ताकतों ने शहीद कर दिया। इसराइल ने सोचा होगा कि गसन को मारकर उन्होंने गसन की लड़ाई को खत्म कर दिया है, लेकिन इसराइल को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि क्रांतिकारी कभी मरते नहीं हैं, बल्कि क्रांतिकारियों के विचार हमेशा जिंदा रहते हैं और विचारों को कभी भी नहीं मारा जा सकता। आज की तारीख में गसन पैलेस्टीनियन फ्रीडम मूवमेंट का एक ऐसा अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं जिसको चाहकर भी इजरायली ज़ायनिस्ट फासिस्ट रिजाइम खत्म नहीं कर सकता है। गसन फिलिस्तीन के कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं, जहाँ पर इनकलाब की हर आवाज का मतलब होता है गसन कनाफनी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।